डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन एरिया से कम या लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर होने वाली गति को ही हम डिफ्यूज़न या विसरण कहते हैं। ये गति तब तक जारी रहती है जब तक कि मॉलिक्यूल्स की उपलब्धता माध्यम में इक्वल ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी परफ्यूम या अमोनिया से भरी बोतल को खोलकर कमरे के किसी भी स्थान पर रख दिया जाए तो शीघ्र ही इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी प्रकार यदि जल से भरे बीकर में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया जाए तो कुछ समय के बाद क्रिस्टल डिसअपियर हो जाता है। बीकर का सारा जल ब्लू कलर का हो जाता है। इस एग्जाम्पल से ये स्पष्ट होता है कि मॉलिक्यूल्स का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर प्रसार होता है तथा मॉलिक्यूल्स उपलब्ध माध्यम में समान रूप से फैल जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के अनुसार किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की गति उसकी फ्री एनर्जी क्षेत्र से लो एनर्जी क्षेत्र की ओर होती है, यानी कि हायर एनर्जी क्षेत्र से लो एनर्जी क्षेत्र की तरफ होती है। किसी भी सब्सटेंस की फ्री एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स की गति की दर और इकाई क्षेत्रफल में मॉलिक्यूल्स की संख्या पर डिपेंड्स करती है, जिसे हम केमिकल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। इसीलिए किसी भी पदार्थ की रेट ऑफ डिफ्यूज़न यानी कि विसरण की दर उसकी फ्री एनर्जी अथवा केमिकल पोटेंशियल पर निर्भर करती है। इसी प्रकार की विसरण दर सांद्रता क्षेत्र से लो सांद्रता क्षेत्र की ओर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार होती है और ये क्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि उपलब्ध क्षेत्र में सांद्रता प्रवणता यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट समाप्त न हो जाए। इस अवस्था को हम साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम कहते हैं। साम्य अवस्था पर भी अणु गति करते ही रहते हैं, परंतु इनकी गति सभी दिशाओं में समान दर से होती है, अर्थात वास्तविक गमन या नेट मूवमेंट इनका शून्य होता है। किसी भी सिस्टम में प्रत्येक पदार्थ का डिफ्यूज़न दूसरे पदार्थ के डिफ्यूज़न से इंडिपेंडेंट होता है। गैसेस, लिक्विड या कोई भी विलेय एक ही माध्यम में स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही स्वयं की हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज़ या विसरित होते रहते हैं। इसे हम इंडिपेंडेंट डिफ्यूज़न भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर वेपर्स तथा ऑक्सीजन का स्टोमेटा के बाहर की ओर, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का लीव्स के भीतर की ओर विसरण होता है। इन सभी का विसरण या डिफ्यूज़न एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से तथा स्वयं की सांद्रता प्रवणता यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार साथ साथ या फिर भिन्न भिन्न दर से होता है।
इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूज़न। जैसा कि आप चार्ट में भी देख सकते हैं, इम्पोर्टेंस एंड एक्टिविटी। द गैसेस एक्सचेंज during the respiration and photosynthesis. The plant and animal cells used oxygen during the aerobic respiration. During photosynthesis, carbon dioxide diffused into the plant and oxygen diffused out. The second, excretion of waste product. The waste products diffuse out of the tissues. It is transported to excretory organs by the circulatory system. And the third is absorption of digested food. Digested product diffuse into the blood system. Excess mineral, salt and vitamins are removed from the blood stream by the diffusion process. Importance is like another point. Number 1, सेल्स में पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। इसी तरह से हम देखें, खनिज लवणों का बाह्य माध्यम में रूट टिश्यूज में प्रवेश भी विसरण के द्वारा होता है। इसी तरह से रूट के द्वारा वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी वाटर मॉलिक्यूल्स के विसरण के फलस्वरूप ही होता है। इसी तरह से ट्रांसपिरेशन में जल वाष्प के रूप में प्लांट के आंतरिक भागों से बाहरी भाग में भी विसरण होता रहता है। फोटोसिंथेसिस में CO2 का इंटेक तथा ऑक्सीजन का रिलीज होना भी विसरण के द्वारा होता है। इसी तरह से यदि रेस्पिरेशन प्रोसेस देखें तो उसमें भी ऑक्सीजन का इंटेक और CO2 का रिलीज भी विसरण के द्वारा ही होता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। Number 1, temperature. Increased temperature increase the rate of diffusion. Size of particles, decrease molecule size, increase the rate of diffusion. The third is thickness of barrier. Cell membrane in the plant and animals are about the same. Increase the thicker cell wall, decrease the rate of diffusion. The fourth is concentration gradient. Increase concentration gradient, the increase the rate of diffusion. And the last is total surface area of the cell membrane. Increase in the surface area, increase the rate of diffusion. For example, root hair cells, microvillus in the lemon. इसी तरह से डिफ्यूज़न की रेट को प्रभावित करने वाले कारक और भी हैं, लाइक डेंसिटी। किसी भी पदार्थों के विसरण की दर या रेट ऑफ डिफ्यूज़न उनके अपेक्षित घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए किसी भी लिक्विड की विसरण दर गैस से कम तथा ठोस या सॉलिड से डिफ्यूज़न की रेट सबसे कम होती है। इसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम को हम देखें तो ये भी
विसरण की रेट को प्रभावित करते हैं। यदि डिफ्यूजन की रेट मीडियम की सांद्रता तथा अपेक्षित घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसी प्रकार ठोस मीडियम में विसरण की दर कम और लिक्विड मीडियम में हायर तथा गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह से यदि हम टेम्परेचर का देखें, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, टेम्परेचर रेट यदि ज़्यादा हो तो विसरण की दर भी बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इसी तरह से विसरण दाब प्रवणता यदि हम देखें, जिसे हम डीपीडी भी कह सकते हैं, डीपीजी में विसरण की दर या डिफ्यूज़न की रेट डिफ्यूज़न मीडियम में विसरित होने वाले मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूज़न प्रेशर के अंतर के समानुपाती होती है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट के अनुसार ही होती है और विसरण दाब प्रवणता यानी कि डीपीजी को हम समीकरण के द्वारा भी बता सकते हैं। डीपीजी इज इक्वल टू dp1 माइनस dp2 डिवाइडेड बाय d। यहाँ पर dp1 तथा dp2 विसरण माध्यम में दो सिरों पर स्थित डिफ्यूज होने वाले मॉलिक्यूल्स का विसरण दाब तथा d उनके मध्य की दूरी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे।